Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. शिखा को अब समझ आया कि क्यों शिवम ससुर जी का नाम तक नहीं लेता है और रिद्धिमा से भी वो दूर ही रहा करता है। शिखा कुछ सोचते हुए बोली, सासू माँ का तो ठीक है, पर ससुर जी, उनका चक्कर क्या सच में चल रहा था उस मोहिनी के साथ? और अभी ये दुल्हन कौन थी? ये कुछ दिनों से मेरा पीछा कर रही है। राजेश गंभीर होकर बोले, यही तो मोहिनी थी, पर ये मरी कैसे? इधर शिव और मोहिनी दोनों छत पर थे। मोहिनी गुस्से से शिव को घूरते कर रही थी, फिर वो नफरत से मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तो तुम मर चुके हो। मुझे लगा किसी दूसरे देश जाकर बस गए हो और अब अय्याशी करने के लिए तुम्हें कोई और मिल चुकी है। शिव उसकी बात इग्नोर कर शांत भाव से बोले, तुम मरी कैसे मोहिनी? मोहिनी की आंख उसकी बात सुन लाल हो गई। वो एकदम से गुस्से से बोली, मरी कैसे? तुम्हारे वजह से, सिर्फ तुम्हारे वजह से मेरी मौत हुई। उस दिन तुमने झूठ कहा मुझसे, मेरे करीब आने लगे तो मुझे लगा तुम्हें फिर से मेरी याद आई है, फिर से तुम्हें मेरी तलब लगी है, पर नहीं, मैं गलत थी। तुम तो बस उन लड़कियों के बारे में जानने आए थे जो तुम्हारे घर गई थी। जब मुझसे सब जान लिया तब मुझे बेहोश कर तुम वहां से भाग गए। तुम। शिव दूसरी तरफ पलट कर खड़ा हो गए। पी वो अपनी आंखें बंद कर बोले, मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था, पर तुम मानने को तैयार नहीं थी। मैंने पहले ही तुम्हें सब बताया था कि मैं सिर्फ रिद्धिमा का होना चाहता हूँ। मैंने उससे वादा किया था मैं उसके अलावा और किसी को नहीं छुआ होगा। तो तुम ही बताओ, मैं कैसे अपने प्यार से किए गए वादे को तोड़ देता? मोहिनी बोली, और मुझसे शादी? मुझे सपने क्यों दिखाए तुमने? मैं उस दिन सुबह से रात तक तुम्हारा इंतजार करती रही उस मंदिर में। शिव तुरंत पलट कर बोले, तुम इंतजार कर रही थी? मैंने अपने आदमी से एक लेटर भेजा था तुम्हें। उस लेटर में मैंने तुम्हें सारी बातें बताई थी, सब सच बताया था। मोहिनी बोली, उसी से न जिसे हॉस्पिटल में मार दिया गया? शिव ने हाँ में सिर हिलाया तो मोहिनी बोली, वो नहीं आया था, शायद पहले ही किसी को तुम्हारे बारे में मालूम हो गया था, इसलिए उसने उसे अपने साथ मिला लिया था। देर रात तक तुम्हारा इंतजार करने के बाद जब मैं वापस लौटने लगी तब किसी ने मुझे गोली मार दी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, वो एक बड़ी काली कार में बैठा था। पर मुझे क्यों मारा उन लोगों ने, और उस आदमी को इतने सालों बाद क्यों मारा गया? सबूत मिटाने के लिए। उन लोगों को लगा कि वो अब भी मेरा वफादार है। उसने सारी बातें उन लोगों को नहीं बताई है, इसलिए उन लोगों ने उसे 1 साल तक कैद में रखने के बाद उसे मार दिया। और तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए मेरी वजह से उन लोगों ने तुम्हारी भी जान ले ली ताकि तुम मेरा सच किसी को बता न पाओ, शिव ने कहा। मोहिनी सारी बातें सुनकर बोली, हम पर ये लड़की जिसकी शादी तुमने शिवम से करवाई है वो कौन है? मुझे ये कोई आम लड़की नहीं लगती है। शिव बोले, ये चाबी है हमारी, उस सच तक पहुंचने का जिससे मैं अब तक अनजान हूँ। मरने के इतने सालों बाद भी मैं उस नकाब के पीछे के आदमी का चेहरा नहीं देख पाया हूँ जो प्रकाश को आगे किए सारा खेल खेल रहा है। मोहिनी बोली, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? तुम्हें तो मैंने सब कुछ बता दिया था, सबूत भी दिए थे जिससे तुम साबित कर सकते थे कि कोई तुम्हें फंसा रहा है। तुम अब हमारी गली में आना छोड़ चुके हो। शिव की आंखें एकदम से शक्त हो गई। वो गुस्से से बोले, वो जो कोई भी था मेरी रिद्धिमा और शिवम को टारगेट किए था, वरना उस दिन में उसे मार देता। मोहिनी उसकी बात पर सिर हिलाकर बोली, आगे क्या करने का सोचा है तुमने? मेरे शिवम को कैसे बचाओगे तुम उन सब से? उसकी बात सुन शिव एकदम से हैरान रह गए। उनकी हैरानी देख मोहिनी बोली, क्या हुआ? ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि शिवम मेरा और तुम्हारा बेटा है, जिसे तुमने रिद्धिमा को दे दिया था क्योंकि उसका बेटा मरा हुआ पैदा हुआ था, और उसके मरे हुए बेटे को मुझे देकर कहा कि मेरा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है। शिव उसकी बात सुन कुछ बोलने को हुए कि मोहिनी उसे हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए बोली, सिर्फ मुझे ही नहीं, रिद्धिमा को भी पता है कि शिवम मेरा बेटा है। उस दिन हॉस्पिटल में हम दोनों को होश था, हम दोनों ने तुम्हें बच्चे को बदलते हुए देखा था, पर मैं फिर भी चुप रही क्योंकि मैं शिवम को एक नाजायज औलाद का टैग नहीं देना चाहती थी, और रिद्धिमा को भी मैं अच्छे से जानती थी, चाहे कुछ भी हो जाता पर वो कभी भी शिवम के साथ बुरा नहीं करती, इनफैक्ट कर ही नहीं पाती। तुम जैसे इंसान को उससे प्यार उसकी अच्छाई देखकर ही तो हुआ था, क्यों है न? शिव उसकी बात सुन कुछ पल उसे देखने के बाद उसके सामने घुटनों पर बैठ गए और हाथ जोड़कर बोले, मैं शिवशेखर भत्रा, मैंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया है, पर तुम्हारे सामने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे कारण तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, पर फिर भी तुमने मेरा हमेशा साथ दिया। मैं कहते हुए उनका गला रूंध गया। मोहिनी उससे 2 कदम पीछे होकर बोली, मैं तुम्हें इस जन्म में माफ नहीं कर सकती शिव। तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं, उस मासूम रिद्धिमा की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम पैसों के पीछे इतने पागल हो गए कि तुम्हें तुम्हारी गलतियां नजर ही नहीं आए, और जब तक तुम्हें होश आया कि तुम गलती कर रहे हो तब तक सब खत्म हो गया। तुम्हारे कारण तुम्हारा हंसता खेलता परिवार टूट गया।
शिव की काली आंखें फिर से लाल हो रही थी। उसे खुद से नफरत हो गई थी, क्योंकि सच ही तो था, उसने कभी पैसों और लड़कियों के साथ रात बिताने के अलावा और कुछ नहीं देखा था। और जब तक उसे परिवार बच्चों का मतलब समझ आया, तब तक वो ऐसी दलदल में फंस गया जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो चुका था। मोहिनी उसे देख रही थी। उसने उसे टूटकर प्यार किया था, पर शिव को सिर्फ उसके खूबसूरत बदन से मतलब था। उसे कभी उससे प्यार हुआ ही नहीं था। मोहिनी बोली, याद रखना शिव, तुम अपना बदला लेने के लिए जो कुछ भी करो, पर अब किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करना। शिवम को पता चल चुका है कि तुम्हारे कहने पर शिखा ने उससे शादी की थी। कहीं वो अपनी नफरत में शिखा को कुछ कर न दे, कहीं नफरत उसके प्यार पर भारी न पड़ जाए। शिव उसे देखते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। शिखा को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। वो पहले ही मेरे वजह से बहुत कुछ झेल चुकी है। मेरे वजह से उसका बचपन बर्बाद हो गया, पर अब मैं उसकी आगे की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुन मोहिनी को कुछ याद आया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। राजेश ने भी सारी बातें शिखा को बता दी थी, पर खुद राजेश को भी नहीं पता था कि शिवम मोहिनी का बेटा है, इसलिए इस बारे में उसने शिखा से कुछ नहीं कहा। शिखा मोहिनी के बारे में सोच रही थी। शिखा को ऐसा लग रहा था जैसे उसने मोहिनी को पहले भी देखा था, पर कहा उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। वो कुछ बोलने को हुई कि किसी ने डोर नॉक किया। शिखा ने राजेश को एक नज़र देखा, फिर अंदर आने को कहा। उसके कहने पर छाया अंदर आए। वो आकर उसके सामने खड़ी हो गई और घबराते हुए बोली, वो दी मैं, सॉरी मैं वो। उसकी बात शिखा और राजेश के साथ बाहर खड़ा मनन भी सुन रहा था। वो खुद को हिम्मत देते हुए बोला, चल बेटा मनन, आज तो तुझे सूली पर चढ़ना ही पड़ेगा। आखिर तूने ही शादी की है, वो भी जबरदस्ती। उसने खुद को हिम्मत दी और तुरंत अंदर आकर छाया के बगल में खड़ा हो गया। उसे देख राजेश मुस्कुराते हुए बोले, कुछ भी कहो बहू रानी, पर इस घर के सारे मर्द अपनी पत्नी के लिए बहुत वफादार हैं। आपकी भाषा में कहें तो बहुत लॉयल होते हैं। शिखा ने उनकी बात इग्नोर कर दोनों से बोली, तुम दोनों को कुछ कहना है मुझसे? उसकी बात पर मनन ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया, तो शिखा बोली, तो बोलो या मुंह निकलवाओ तुम्हारे बोलने के लिए। उसने ये बात गुस्से से नहीं कही थी, पर फिर भी मनन और छाया को और डर लगने लगा था। उसकी बात सुन मनन डर कर छाया के थोड़े पीछे होकर बोला, भाभी आप गुस्सा मत करना, मेरी पत्नी पर सारी गलती मेरी है, और उस गलती को सुधारने के लिए ही मैंने छाया से शादी की। और शिखा उसे बीच में रोकते हुए बोली, पास्ट में जो हुआ सो हुआ देवर जी, अब आप भविष्य का सोचिए। शादी की है आपने मेरी बहन से, उम्मीद करती हूँ जितनी हिम्मत शादी करने के लिए दिखाई है, उतनी ही हिम्मत इस शादी को बनाए रखने के लिए भी दिखाएगा। मनन उसकी बात सुन एकदम से खुश हो गया। छाया को भी खुशी हुई कि उसकी दी उससे नाराज नहीं है। मनन खुश होकर जल्दी से शिखा के पास जाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। आप जितनी खूबसूरत हो उतनी ही अच्छी भी हो। मैं वादा करता हूँ मैं छाया का पूरा ख्याल रखूंगा, उसे कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। शिखा ने उसे नजदीक से देखा तो मनन का चेहरा उसे हेड सर के जैसा ही कुछ कुछ दिखा। उसे देख शिखा के दिमाग में कुछ खटका। उसने राजेश को देखा जो मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। शिखा ने उसे देख अपने दिमाग में आए सवालों को किसी और से पूछने का सोचा, एक ऐसा इंसान जो उसे बहुत कुछ सच सच बता सकता था। थोड़ी देर बातें करने के बाद मनन और छाया अपने कमरे में चले गए। राजेश भी वहां से गायब हो गए। शिखा रात के वजह से काफी थकी हुई थी, इसलिए उसने अयान को कॉल किया और उससे कुछ बातें कर वो बेड पर जाकर कुछ सोचते हुए सो गई। कॉलेज के बाहर मीरा अपनी क्लास खत्म कर कॉलेज से निकल रही थी। उसने बहुत खूबसूरत नीले रंग का फ्रॉक सूट पहन रखा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो कुछ सोचते हुए चले जा रही थी कि उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल पिक किया तो उधर से किसी ने बहुत प्यार से कहा, क्लासेस खत्म हो गई क्यूटी पाए। मीरा उसकी आवाज़ सुन उसे पहचान गई। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी, पर वो खुद पर काबू कर बोली, आप कौन? उधर वाले इंसान ने कहा, वेरी बैड क्यूटी पाई, मैं कल ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना और तुम आज मुझे भूल गई। लगता है कल मेरे किस में कुछ कमी रह गई थी। उसकी बात सुन मीरा की आंखें बड़ी हो गई। उसे कल रात अपने और अयान के बीच हुई बात याद आई। फ्लैशबैक। अयान के कहने पर मीरा उसे न समझी से उसे देखने लगी तो अयान उसके गाल सहराते हुए बोला, बी माई गर्लफ्रेंड। मीरा उसकी बात सुन अपनी जगह फ्रिज हो गई। बेचारी को आज से पहले कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में क्या कहे वो। अयान की नज़र उसके हिलते गुलाबी होठों पर थी। मीरा के कुछ बोलने से पहले ही अयान ने उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लिया और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। उसके किस करने से मीरा अपने सेंस में आए, पर अयान का किस उसे बहका रहा था। वो उसे चाहकर भी रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद उसके कंधों पर जाकर थम से गए थे।
वही अयान का एक हाथ उसके चेहरे से फिसलकर उसके कमर पर मूव हो रहे थे। उसने दूसरे हाथ से उसे अपने और करीब खींच लिया और उसके लिप्स को सक करने लगा। मीरा बस आंखें बंद किए उसकी बाहों में खड़ी रही। अयान उसे छोड़ना नहीं चाहता था, पर जब मीरा की सांसें फूलने लगी तो मजबूरन उसे उसके लिप्स को छोड़ना पड़ा। अयान ने प्यार से उसके बालों को और उसके कपड़ों को ठीक किया और बोला, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, हम। मीरा ने बस हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे कुछ भी कह सके। अयान ने उसे छोड़ा तो वो जल्दी से वहां से निकल गई और अवध के साथ घर वापस लौट आई। फ्लैशबैक एंड। अयान उसके चुप रहने पर बोला, हेलो क्या हुआ क्यूटी पाई, कुछ बोलो, मैं आज मिलना चाहता हूँ तुमसे, तुम बताओ कहाँ मिले हम। मीरा ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने तुरंत कॉल कट किया और जल्दी से ड्राइवर के साथ घर आ गई। वही अयान अपने घर में सोफे पर बैठा था। मीरा के कॉल कट करने पर वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े फोन को देखते हुए बोला, क्यूटी पाई, वाई आर यू सो इनोसेंट, कॉल कट करने से तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। लगता है कल की किस भूल गई हो, पर कोई बात नहीं, आई एम कमिंग। आज फिर से तुम्हें किस करने आ रहा हूँ मैं। कहते हुए उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। सुबह से शाम हो गई थी पर शिवम अब तक घर नहीं लौटा था। शिखा भी सोकर उठ चुकी थी। उसे शिवम का इंतजार था। न जाने क्यों, पर जैसे जैसे रात हो रही थी उसे शिवम की फिक्र हो रही थी। उसने नीचे जाकर सबके साथ डिनर किया और फिर अपने रूम में आ गई। उसे दुर्गा ने बताया था कि रोहन ने कॉल कर कहा है आज शिवम की जरूरी मीटिंग है, इसलिए वो लेट से घर आएगा, पर शिखा को इस बात पर यकीन नहीं था। उसने चेंज किया और सिंपल टी शर्ट और शॉर्ट पहनकर अपने फ़ोन में लग गई। रात के 11 बजे किसी ने उसके रूम का डोर ओपन किया तो शिखा ने पलकें उठाकर डोर की तरफ देखा। डोर के पास शिवम खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी और एक हाथ में शराब की बोतल थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसने आज बहुत ड्रिंक किया है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। शिखा ने उसे तरह देखा तो बेड से उठकर उसके पास गई। वो उसके सामने हाथ बांधकर खड़ी होकर उसे देखने लगी। शिवम की नज़र जब उस पर गई तो उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई, पर दूसरे ही पल उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने शिखा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसके अचानक किए गए इस एक्शन को शिखा समझ नहीं पाई और उसके बिल्कुल करीब चली गई। वो कुछ बोलने को हुई कि शिवम ने उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप कराते हुए कहा, दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूँ और तुम मजा लेते हो। शिखा को उसकी बात सुन उससे दूर होने लगी तो शिवम ने उसका हाथ उसके पीठ से मोड़कर लगा दिया और पीछे से उसके करीब जाकर उसके कान में गाया, तेरी शिकायत कर दूं, तुझको गले लगाकर तेरी शिकायत कर दूं, तुझको गले लगाकर तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको समझाकर। शिखा को उसके हाथ मोड़ने से बहुत दर्द हो रहा था। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर शिवम की पकड़ उसके हाथ पर और कसते जा रही थी। उसने झटके से उसे फिर से पलटकर उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे को लाकर गाया, मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या, मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या। शिवम ने झटके से उसे खुद से दूर धकेला तो शिखा सीधे फर्श पर जा गिरी, जिसके कारण उसके मुंह से आह निकल गई। उसे अपने हाथ में भी तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी, पर शिवम को उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके पास नीचे बैठकर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। उसने उसके चेहरे को छोड़ उसके बाल पकड़ लिए और उसके चेहरे को अपने करीब लाकर गाया, जब दिल में दुआ नहीं है नमाज दोगी क्या, जब दिल में दुआ नहीं है नमाज दोगी क्या। उसने उसके बालों से पकड़कर उसे उठाया। शिखा को अब बहुत दर्द हो रहा था, पर कोई ऐसी वजह थी जिसके कारण वो सब कुछ चुप होकर बर्दाश्त कर रही थी। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। उसने फिर से उसे धक्का दिया तो शिखा सोफे पर जा गिरी। शिवम ने शराब की बोतल में बचे शराब को एक बार में पूरा खत्म किया और बोतल को साइड में फेंक दिया, जिसके वजह से वो कांच की बोतल टूटकर चूर चूर हो गई। तूने जिस तरह से लूटा आहट भी ना होने दी, तूने जिस तरह से लूटा आहट भी ना होने दी। शिवम इस वक्त बहुत खतरनाक दिख रहा था। उसने अपने कदम शिखा की तरफ बढ़ाए तो शिखा सोफे पर ही पीछे होने लगी। शिवम उसके करीब गया और उसके गालों को कसकर पकड़कर उसे दबाते हुए गाया, मुझे अपना नशा कराया और आदत भी ना होने दी, मुझे अपना नशा कराया और आदत भी ना होने दी। शिखा के आंखों से दर्द के वजह से आंसू बहे जा रहे थे। उसका पूरा चेहरा दर्द और रसोइयों के वजह से लाल हो चुका था। शिवम उसे देखते हुए नफरत से गाया, कितना लूटा है तुमने, तुम हिसाब दोगी क्या, कितना लूटा है तुमने, तुम हिसाब दोगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। शिवम ने उसके गाल को छोड़ा और उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए गाया,
कैसे छोड़ूं मैं तुमको, तुम जवाब दोगी क्या, कैसे छोड़ूं मैं तुमको, तुम जवाब दोगी क्या। शिखा ने अब जाकर उसकी आंखों में देखा जो पूरी लाल थी। उसके आंखों में गुस्सा, नफरत और प्यार के बीच जंग हो रही थी जिसमें प्यार हार रहा था। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। शिवम खुद सोफे पर बैठ गया और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। हाँ, कितने खंजर पीठ पे मेरी, गिनकर तो बताओ, ध्यान से गिनना बेवफा, कहीं गिनती ना भूल जाओ। उसके हाथ शिखा के टॉप के अंदर मूव हो रहे थे जिससे शिखा सिहर उठी थी। उसकी गर्म सांसें शिखा को अपने कंधे पर फिल हो रहे थे। देखना है गम तो तुम मेरे दिल के अंदर आओ, चौंकाना मत जब अंदर तुम अपनी तस्वीर पाओ, जला दूं जो तस्वीर तेरी उदास होगी क्या, जला दूं जो तस्वीर तेरी उदास होगी क्या। शिवम शायद शिखा में खोने लगा था। वो आंखें बंद किए उसे महसूस कर रहा था, पर अचानक उसकी आंखों के सामने शिव का चेहरा आया। और उसे याद आया कि शिखा ने उससे शादी उसके बाप के कहने पर की थी जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसने आंखें खोली और अपने नाखून शिखा के कमर पर धंसाने लगा। शिखा को उसके ऐसा करने पर बहुत तेज दर्द हुआ। वो उससे छूटने की कोशिश करने लगी, पर शिवम उसके कमर पर नाखून धंसाते हुए उसके गर्दन पर किस और बाइट कर रहा था। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। शिवम ने धीरे से उसके कान में नफरत से गाया और उसके एयरबोल को बाइट किया। जब दिल में दुआ नहीं है नमाज दोगी क्या, जब दिल में दुआ नहीं है नमाज दोगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। शिवम ने शिखा का बाह पकड़कर उसे उठाया और बेड पर ले जाकर उसे धक्का दिया और खुद अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। शिवम को ऐसा करते देख शिखा को वो दिन याद आया जब उसका सोतेला बाप उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। उस दिन को याद करते ही शिखा का पूरा शरीर डर के कारण पसीने से भीग गया। वो उसे देखते हुए नमे सिर हिलाते हुए पीछे होने लगी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। शिवम के जगह कोई और होता तो शायद शिखा ने अब तक उसे पीट दिया होता, इनफैक्ट उसकी जान भी ले ली होती, पर शिवम को सामने देख उसका हाथ उस पर उठ ही नहीं रहा था। शिवम का ये रूप उसके लिए पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कभी शिवम उसके साथ कुछ ऐसा कर सकता है। वो अपनी सोच से बाहर तब आए जब शिवम ने उसके होठों को बाइट किया। वो उसके ऊपर आ चुका था और रूडली किस कर रहा था। शिखा ने उससे छूटने की कोशिश नहीं की। वो उसे और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए वो आंखें बंद किए चुप से उसके नीचे लेटी रही। शिवम ने किस करते हुए उसके सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए, फिर अपने कपड़े भी उतार कर दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। वो आज बहुत रफ था। शिखा की सिसकियां तेजी होती जा रही थी, उसके साथ ही उसके आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। मीरा बेड पर लेटी बुक पढ़ रही थी। वो अयान के बारे में फिलहाल भूल ही गई थी। उसने इस वक्त टी शर्ट और शॉर्ट पहन रखा था। बुक पढ़कर उसने बुक को साइड टेबल पर रखा और लाइट ऑफ कर सोने लगी। उसे सोए हुए 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि उसे अपने कमर पर किसी के हाथ फिल हुए। कोई उससे चिपक कर सो रहा था। मीरा को उसके हाथ फिल होते ही उसकी शकल रोने वाली बन गई। वो डरते हुए बोली, भूत हो क्या आप? उसने जैसे ही कहा अयान जल्दी से लाइट ऑन करके बोला, क्यूटी पाई, मैं तुम्हें किस एंगल से भूत दिखाई देता हूँ? मेरे हैंडसम फेस को देखो, इतना हैंडसम कभी देखा है किसी को? मीरा आंखें बंद किए लेटी थी, पर जब उसने अयान की आवाज सुनी तो जल्दी से अपनी आंखें खोलकर उसे सामने बैठा हुआ देखा। उसे देखते ही मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से बेड से उतरकर उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। अयान ने उसके ऐसा करने पर सिर हिलाया और बेड से उठकर उसके तरफ जाते हुए बोला, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं ही हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। उसने जैसे ही कहा मीरा जल्दी से बोली, आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, आप जाओ यहाँ से, वरना मैं भाई को बता दूंगी कि आप मुझे ब्लैकमेल करके मेरा फायदा उठा रहे हो। मीरा की बातें सुन अयान ने गुस्से से आंखें बंद कर ली। उसे उसके हर एक लाइन से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कल ही तो प्यार से उसे समझाया था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और अयान को किसी की धमकी देना उसके ईगो को हर्ट करने जैसा था। और ब्लैकमेल, उससे भला किसी को ब्लैकमेल करने की क्या जरूरत थी? वो जिसे चाहता जब चाहता उसे अपना बना सकता था। मीरा ने उसे चुप देखा तो वो फिर से डरते हुए बोली, क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और कुछ बोलोगे भी? आप जाओ, वरना मैं अभी भाई को। उसने इतना कहा ही था कि अयान उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। अयान नीचे बैठा था और मीरा को अपनी गोद में बैठा कर रखा था। मीरा घबराई हुई उसे देख रही थी। वो कुछ बोलने को हुई कि अयान ने उसके लिप्स पर उंगली रख कर कहा, शांत रहो, तुम्हें जो कहना था कह दिया ना तुमने, तो अब मेरी बात सुनो। किसने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ? मीरा सिर नीचे कर मासूमियत से बोली,
मैंने अपनी फ्रेंड को बताया था तो उसने कहा कि ज़्यादातर लड़के बस लड़की को डरा कर उसका फ़ायदा उठाया करते हैं, पर आपको कैसे पता कि किसी और ने मुझसे ये बात कही है? अयान उसकी बात पर उसके चेहरे को एक हाथ से थाम कर बोला, पर मैं ऐसा नहीं हूँ क्यूटी पाई, मेरी लाइफ की तुम फर्स्ट एंड लास्ट लड़की हो। और रही बात मुझे पता होने की, तो मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे कमर पर, पिठ पर और नाभि के पास बहुत खूबसूरत तिल है। मीरा ने जब उसकी बात सुनी तो वो हकलाते हुए बोली, हाँ, आपको कैसे पता? अयान उसके कमर को अच्छे से पकड़कर दूसरे हाथ से उसके लिप्स को रब करते हुए बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है क्यूटी पाई। अब तुम भी जान और समझ लो कि तुम सिर्फ मेरी हो। मीरा के पेट में उसके टच करने से तितलियां उड़ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अयान पर भरोसा करे या नहीं। अयान ने आगे कहा, नाउ आई वॉन्ट किस यू क्यूटी पाई। मीरा फिर उसे आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगे। एक बार फिर अयान ने उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर कर उसे किस करने लगा था। मीरा ने आंखें बंद कर ली थी, वो सेंसलेस होकर छोटी बच्ची की तरह उसके गोद में बैठी रही। अयान के हाथ किस करते हुए उसके थाई और कमर पर घूम रहे थे। घिरे घिरे वो अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। मीरा की सॉफ्ट स्किन उसे बहका रही थी। उसके होठों अब उसके लिप्स को छोड़ उसके कंधे पर आ गए थे। मीरा आंखें बंद किए थी, वो उसे रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पा रही थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से कहा, अयान प्लीज रुक जाइए। उसकी आवाज़ सुनते ही अयान को होश आया कि वो अभी क्या करने जा रहा था। वो जल्दबाजी कर मीरा को खोना नहीं चाहता था। उसने आंखें खोली और मीरा को उठाकर खुद भी खड़ा हो गया। मीरा सिर झुकाए खड़ी थी। अयान ने उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, गुड नाइट माय क्यूटी पाई। मीरा ने पलकें उठाकर उसे देखा तो वो मुस्कुराया और बालकनी से वापस चला गया। उसे जाता देख अनजाने में मीरा के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। अगली सुबह शिवम का कमरा। शिवम की आंख आज फिर उसके चेहरे पर धूप पड़ने से खुली। वो आंखें खोलकर उठकर बैठ गया, तभी उसकी नज़र खुद पर गई और अपने बगल में सो रही शिखा पर गई। शिखा को देख उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। शिखा के गालों पर आंसुओं के निशान बने थे। उसके लिप्स पूरे सूखे हुए थे। गले और कंधों पर लव बाइट के निशान थे। शिवम ने उसे देखा तो एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब उसने किया है। शिखा की हालत देख उसे बहुत गिल्ट फील होने लगा। उसने उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाए ही कि कल की बातें याद कर उसने अपने हाथ को वापस खींच लिया। उसने उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डाला और उठकर वॉशरूम में चला गया। जब वो फ्रेश होकर वापस आया तो शिखा को एक नज़र सोते देख अपने कपड़े चेंज कर रूम से बाहर निकल गया। शिखा की आंख उसके जाने के थोड़ी देर बाद खुली। वो उठकर बैठी तो उसे कल की सारी बातें याद आई, जिससे उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। उसने पूरे रूम में देखा तो शिवम को वहां न देखकर वो घिरे से उठी और वॉशरूम चली गई। वो बाथटब में बैठी कल की सारी बातें याद कर रही थी, जिससे उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आज उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसने आज भी हॉस्पिटल नहीं जाने का सोचा, पर जब वो फ्रेश होकर रूम में आए तो उसका कॉल रिंग किया। उसने कॉल पिक की तो उसे हॉस्पिटल आने को कहा, क्योंकि आज एक बहुत ज़रूरी सर्जरी थी। उसने ओके कहा और कॉल कट कर रेडी हुई और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। शाम का वक्त शिवम अपने केबिन में बैठा शिखा के बारे में सोच रहा था। तभी जल्दबाजी में रोहन उसके केबिन में आया और बोला, सर, आपके घर से कॉल आया था, बड़ी मैडम सीढ़ियों से गिर गई है। शिवम ने जैसे ही सुना वो जल्दी से अपने केबिन से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वो और रोहन हॉस्पिटल आए तो उनके घर का ड्राइवर उन्हें बाहर ही मिल गया। शिवम सबके साथ अंदर दुर्गा के वार्ड में गया, जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसे बहुत चोट नहीं लगी थी, बस माथे पर हल्का कट था और पैरों की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। उसने ग्लास वॉल से देखा कि उसके माथे की पट्टी हो चुकी है और एक डॉक्टर उसके पैर का चेकअप कर रहे हैं। उसने बाहर खड़े मीरा, छाया और रिधिमा को देखा, जो घबराई हुई खड़ी थी। उनके साथ मनन भी खड़ा, पर वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। शिखा को उनके साथ न देख शिवम ने मीरा से पूछा, शिखा कहाँ है? मीरा बोली, भाभी सुबह ही हॉस्पिटल आ गई थी। शिवम ने बस इतना सुना कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो वहां से बिना कुछ बोले शिखा के कैबिन में चला गया। शिखा अपने कैबिन में पानी पी रही थी। तभी किसी ने जोर से उसके केबिन का डोर ओपन किया। आवाज सुन शिखा ने पलट कर देखा तो शिवम को पाया, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। उसे देख शिखा ने बॉटल रखा और कुछ बोलने को हुई कि शिवम ने एकदम से उसके पास आकर उसके दोनों बाजू कसकर पकड़ लिए और उसे दीवार से लगाकर बोला, तुमने मेरा गुस्सा बड़ी माँ पर निकाला। उन्हें आए आधा घंटा हो चुका है, तुम कर क्या रही थी यहाँ? हाँ, तुम्हें जाकर उनका चेकअप करना चाहिए था। यहाँ की बेस्ट डॉक्टर हो तो इसलिए तुम अपना ईगो दिखा रही हो मुझे।
उसकी पकड़ बहुत शिखा के बाजू पर बहुत टाइट थी। शिखा ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद कर रखी थी, पर जैसे ही शिवम अपनी बात बोल चुप हुआ, शिखा ने झटके से खुद को छुड़वाया और उसका हाथ पकड़ उसे मोड़ते हुए उसके पीठ से लगा दिया। शिखा ने उसका हाथ मोड़कर उसके पीठ से लगा दिया था। ये सब उसने इतनी जल्दी से किया कि शिवम कुछ समझ ही नहीं पाया, और समझा तो अपना हाथ उससे छुड़वाने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहा, छोड़ो मेरा हाथ। शिखा ने उसका हाथ थोड़ा टर्न किया तो शिवम को अपना हाथ टूटता हुआ महसूस हुआ। हल्की शिखा ने अब तक उसका हाथ तोड़ा नहीं था, वो बस उसे थोड़ा दर्द का एहसास करवाना चाहती थी। शिखा पीछे से उसके कान में बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने हाथ पकड़ा तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, पर तुम जो कल से मुझ पर बेवजह बरस रहे हो उसका क्या? शिवम अपने दांत पिसते हुए बोला, मैं बेवजह गुस्सा नहीं कर रहा, तुमने झूठ कहा कि तुम। शिखा उसे बीच में रोकते हुए बोली, जरा ठीक से याद करो मिस्टर शिवम भत्रा, मैंने तुम्हें हमेशा से कहा था कि मैंने तुमसे शादी पैसों के लिए की है। मैंने तो कभी तुमसे झूठ नहीं बोला और तुमने कभी इससे आगे कुछ पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। शिवम उसकी बात सुन अपनी और उसकी पहली मुलाकात से सब कुछ याद करने लगा। सच ही तो कह रही थी शिखा, उसने कभी झूठ नहीं कहा था उससे। जब भी शिवम ने उससे शादी की वजह पूछी थी तब शिखा बस एक ही लाइन कहा करती थी कि उसने ये शादी पैसों के लिए की है। उसने कभी झूठ नहीं कहा था और न ही कभी कोई झूठी उम्मीद उसे दी थी। शिवम एक पल को उसकी बात सुन खामोश हो गया। शिखा ने झटके से उसका हाथ छोड़ा तो वो 2 कदम उससे दूर हो गया। उसने अपना हाथ देखा, फिर पलटकर उसे देखते हुए कहा, और मेरे साथ सोई भी तुम पैसों के लिए थी? अपना फर्स्ट टाइम तुमने मुझे दे दिया, मेरे साथ सोने के लिए भी तुम्हें पैसे मिले हैं क्या? उसकी बात सुन शिखा को एक पल के लिए लगा जैसे वो अभी उसकी जान लेंगे, पर कुछ सोचकर उसने खुद को कंट्रोल किया और बोली, परसों रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी। हम दोनों नशे में थे, इसलिए जितनी गलती तुम्हारी है उतनी ही गलती मेरी भी है। पर कल रात जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया वो गलती नहीं, रैप कहलाता है। उसकी बात सुन गुस्से से शिवम की नशे उभर आए। वो उसके पास जाकर उसके गालों को पकड़कर उसे दबाते हुए बोला, तुम मुझ पर रैप का इल्जाम लगा रही हो, मत भूलो तुम मेरी वाइफ हो, मेरा हक है तुम पर। शिखा उसकी बात सुन उसका हाथ पकड़ अपने गालों से हटाकर बोली, मैं सिर्फ 6 महीने के लिए तुम्हारी वाइफ हूँ। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं लिखा था कि मुझे तुम्हारी वाइफ होने के सारे फर्ज निभाने होंगे, और अगर हमारी शादी नॉर्मल भी होती तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता बिना किसी लड़की के मर्जी के उसके करीब जाकर उसके साथ कुछ भी करने का। शिवम उसकी बात पर चुप हो गया। दोनों गुस्से से एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। तभी मनन डोर ओपन करते हुए बोला, भाभी। उसकी आवाज सुन दोनों एक दूसरे से दूर हुए और खुद को नॉर्मल किया। मनन ने उन्हें देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी, पर उसने ज्यादा न ध्यान देते हुए कहा, भाभी वो डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया और एक नज़र शिवम पर डालकर मनन के साथ चली गई। उसके जाने के बाद शिवम ने जोर से एक पंच दीवार पर दे मारा। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, पर खुद पर या शिखा पर ये तो उसे भी नहीं पता था। जब शिवम दुर्गा के वार्ड में आया तो उसने डॉक्टर और शिखा को बात करते सुना। डॉक्टर बोले, आपने सही कहा था, पैर की एक हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया और दुर्गा को देखते हुए बोली, आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं क्या? दुर्गा न में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं हम ठीक है, पर तुम्हें ऑपरेशन बीच में छोड़कर नहीं आना चाहिए था, उस पेशेंट को कुछ भी हो सकता था। शिखा उनका पैर देखते हुए बोली, उसका ऑपरेशन हो चुका था, उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करना था, इसलिए मैं चेक करने दोबारा गई थी। शिवम ने उसकी बात सुनी तो वो अपने बगल में खड़ी मीरा से बोला, ये आई थी क्या बड़ी माँ से मिलने? मीरा बोली, हाँ भाई, भाभी ने ही इनके सिर की पट्टी की थी, मुझे अब छोटी माँ ने बताया। मैं आपके आने से 2 मिनट पहले ही कॉलेज से आई थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि भाभी ने ही माँ का चेकअप किया था। मीरा अपनी बात बोलकर चुप हुई और शिवम को देखने लगी। शिवम एकटक शिखा को देख रहा था। शिखा दुर्गा को देखकर बोली, आप घर जा सकती हैं, मैं लेट से आऊंगी। दुर्गा ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा बिना शिवम पर ध्यान दिए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शिवम दुर्गा के पास आकर उनसे बातें करने लगा। शिखा वहां से सीधा उस पेशेंट के पास गई जिसका उसने अभी ऑपरेशन किया था। उस पेशेंट को आईसीयू में रखा गया था। शिखा उसे चेक कर रही थी तो एक नर्स बोली, मैम आप कहाँ चली गई थी, अभी कोई प्रॉब्लम आ गई थी क्या? शिखा उसे चेक करते हुए बोली, मेरी मदर इन लॉ के पैर में मोच आ गई है, सीढ़ियों से गिर गई थी वो, इसलिए उनके पास गई थी। तुम इनके साथ रहना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ओके? नर्स से हाँ में सिर हिलाया तो शिखा बाहर आने लगी। तभी उसकी नज़र शिवम पर गई जो उसे देख और सुन रहा था।
शिखा उसे फिर से इग्नोर कर जाने को हुई कि शिवम बोला, मुझे बात करनी है तुमसे। शिखा चलते हुए बोली, बाहर करते हैं। वो आगे जाकर वॉल से लगी एक चेयर पर बैठ गई। उससे 2 चेयर के बगल में और भी लोग बैठे थे। शिवम ने उसे वहां बैठे देखा तो वो भी उसके बगल वाली चेयर पर बैठकर धीरे से उसके कान में बोला, यहाँ क्यों बैठी हो, आगे चलो वहां बात करते हैं। शिखा ने एक वार्ड बॉय से चाय लिया तो शिवम ने भी एक कप उठा लिया। शिखा चाय पीते हुए बोली, चलने की ताकत नहीं है मेरे पास, तुमने चलने लायक कहाँ छोड़ा है मुझे, अब भी दर्द हो रहा है, लग रहा है जैसे किसी ने मेरे ऊपर बुलडोजर चला दिया है। शिवम ने जस्ट चाय की एक सिप मुंह में लिया था कि शिखा की बात सुन सारी चाय उसके मुंह से फव्वारा बनकर निकल गई। उसके फव्वारे की आवाज इतनी जोर की थी कि आसपास के सारे लोग उसे देखने लगे और वो शिखा को देखने लगा। मतलब सच में विचित्र प्राणी से उसकी शादी हुई थी जो कुछ भी बोल देती थी। शिवम अपना मुंह साफ कर आसपास के लोगों को देखकर फेक स्माइल लिए घिरे से बोला, क्या बोल रही हो तुमने अभी ऑपरेशन किया है, शायद इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है। शिखा उसे घूरते हुए बोली, मैंने पहली बार 4 घंटे का ऑपरेशन नहीं किया है, को मुझे ऑपरेशन करने और सेक्स के दर्द में डिफरेंस नहीं पता, तुम्हें इतना दर्द होता तब पता चलता। उसकी बात सुन एक बार फिर शिवम चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो इस पर क्या ही बोले। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोला, तुमने बड़ी माँ का चेकअप किया था तो ये बात तुमने बताया क्यों नहीं मुझे, और जब तुमने उनका चेकअप किया तो वो डॉक्टर उनका पैर क्यों देख रहा था। शिखा सामने वाली चेयर पर बैठे राजेश को देख रही थी जो शिवम के 2 चेयर के बगल में बैठी एक खूबसूरत लेडी को प्यार से देख रहे थे। उनकी बतीसी देख शिखा को चिढ़ मच रही थी। वो चाय का एक सिप लेते हुए बोली, तुमने पूछा कब जो मैं तुम्हें बताती, और मैं एक सर्जन हूँ, बेसिक चीजें मुझे आती है पर हर चीज के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। बेल। शिवम जो उसकी बात ध्यान से सुन रहा था, उसने जैसे ही बेल सुना तो एक बार फिर उसके मुंह में भरा चाय फव्वारा बनकर बाहर निकल आया। उसकी आवाज सुन राजेश ने उस लेडी से अपनी नजरें हटाकर शिवम को देखा तो उसकी नजर शिखा पर भी गई जो खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रही थी। उसे इस तरह देख राजेश ने जबरदस्ती अपने दांत दिखाए और वहां से उसे कैबिन में आने का बोल गायब हो गए। शिवम अपना मुंह साफ करने लगा। उसने फिर से आसपास के लोगों को देखा जो उसे ही देख रहे थे। उसने पलटकर देखा तो शिखा की चेयर खाली देखी। उसने आसपास देखा तो कुछ दूरी पर उसे शिखा जाते हुए दिखी। वो उसे जाता देख जल्दी से कप वही छोड़ उसके पास गया और उसे अपने गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करने से एक पल को शिखा डर ही गई थी पर अगले ही पल वो गुस्से से बोली, क्या कर रहे हो तुम बेवकूफ इंसान, यहाँ इतने सारे लोग हैं, सब हमें देख रहे हैं, नीचे उतारो मुझे वरना सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा। शिवम चलते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुमने ही कहा ना तुम्हें दर्द हो रहा है, इसलिए गोद में उठा लिया, वरना रात तक तुम ठीक नहीं हुई तो मेरा साथ कैसे दोगी। उसकी बात सुन शिखा ने गुस्से से उसके गाल पकड़ लिए और उसे दबाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है 2 बार हमारे बीच हो गया तो हम बार बार करेंगे, सोचना भी मत वरना किसी के साथ कुछ करने के लायक नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। शिवम उसकी बात सुन डेविल स्माइल लिए बोला, 6 महीने के लिए ही सही पर तुम बीवी हो मेरी, इसलिए मैं तो करूंगा जो भी मुझे करना होगा, वरना मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद करूंगा कि तुम्हें हर पल अपनी गलती पर पछतावा होगा कि क्यों तुमने उस आदमी के कहने पर मुझसे शादी की। शिखा उसके आंखों में नफरत साफ साफ देख पा रही थी। शिखा उससे अपनी नजरें फेरते हुए बोली, छोड़ो मुझे। शिवम ने उसकी बात सुनी और आगे पीछे देखा। वो लोग उसके केबिन के बाहर आ चुके थे और आसपास कोई था भी नहीं। शिवम ने उसे देखा और कहा, ठीक है तुम चाहती हो तो छोड़ देता हूं तुम्हें। शिखा ने उसे देखा तो वो उसके इरादे समझ गई। शिवम जैसे ही उसे गिराने को हुआ कि शिखा ने एकदम से उसके शर्ट को कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई, नहीं। उसने अपना चेहरा शिवम के सीने में छिपा लिया था। शिवम उसके डरे सहमे चेहरे को देख हल्का मुस्कुराया, फिर उसके केबिन का दरवाजा खोल उसे अंदर ले जाकर आराम से खड़ा किया। शिखा ने खड़े होने के बाद अपनी आंखें खोलकर उसे देखा तो शिवम उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अभी बच गई पर रात को नहीं बचोगी, डर किसे कहते हैं ये तुम्हें मैं जल्द ही बताऊंगा। उसने बहुत खतरनाक तरीके से ये बात कही और उसे एविल स्माइल पास कर वहां से चला गया। शिखा उसे जाते देख हुए अपने मन में बोली, डर, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं मिस्टर शिवम भत्रा। कहते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे पर उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। उसने पीछे पलट कर देखा तो राजेश, मोहिनी और शिव वही खड़े उसे देख और सुन रहे थे। मोहिनी उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वो समझ गई थी कि शिवम ने कल रात उसके साथ क्या किया है। वही शिव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। शिखा ने तीनों को देखा तो वो अपने हाथ बांधते हुए बोली, आप लोग यहाँ कैसे, कुछ कहना था क्या मुझसे। राजेश कुछ बोलने को हुआ कि शिव बोले,
फिर कभी बात करते हैं, कहकर वो गायब हो गए। राजेश भी शिखा को एक नज़र देख वहां से गायब हो गया। शिखा ने मोहिनी को देखा तो मोहिनी कुछ पल उसे वैसे ही देखते हुए वहां से गायब हो गई। शिखा सबके जाने के बाद अपनी चेयर पर बैठी और खुद से बोली, यहाँ बाकियों से एक सांस नहीं संभालती और ऊपर वाले ने मुझे 3 दे रखे हैं और तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और एक तो भूत है। कुछ ज्यादा ही कृपा कर दिया है ऊपर वाले ने मुझ पर। कहते हुए उसने फोन उठा लिया। करीब आधे घंटे बाद शिखा अपने कैबिन में बैठी कोई फाइल रीड कर रही थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव किया तो उधर से रोहन बोला, मैम शिवम सर का एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें आपके हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। शिखा ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। उसने अपना हॉस्पिटल कोट पहना और डेविल स्माइल लिए अपने केबिन से बाहर निकल गई। शिवम को एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वो अपने ऑफिस तक पहुंचा ही था कि उसकी कार सामने वाली कार से टकरा गई थी। हालांकि एक्सीडेंट बहुत बड़ा नहीं था। शिवम के सिर पर स्टीयरिंग से चोट लग गई थी, बाकी बॉडी बिल्कुल ठीक थी। शायद सिर पर चोट लगने के वजह से वो बेहोश हो गया था। रोहन और अवध दोनों उसके वार्ड के बाहर खड़े थे। शिखा आई और सीधा अंदर चली गई। उसे नर्स ने बताया कि शिवम के सिर्फ सिर पर चोट लगी है, बाकी बॉडी पर एक छोटी खरोंच भी नहीं है। शिखा उसकी बात सुन सिर हिलाकर हल्का मुस्कुराई और उसे बाहर जाने को बोल दिया। ज्यादा चोट न देखकर नर्स उसकी बात मान बाहर चली गई। शिखा शिवम के सामने खड़ी हो अपने हाथ बांध कर उसे देखने लगी। तभी पीछे से मोहिनी बोली, देखना बाद में, पहले इसकी चोट पर पट्टी करो। शिखा ने उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए शिवम की पट्टी करने लगी। इतने में शिव और राजेश भी वहां आ गए। राजेश शिवम को देखते हुए बोले, छोटे बॉस को ज्यादा चोट तो नहीं लगी है न बहू रानी? शिखा अपना काम करते हुए बोली, आप ससुर जी से ही क्यों नहीं पूछ लेते हो? उसकी बात सुन राजेश एक पल के लिए चुप हो गए और फिर शिव को एक नज़र देखकर आगे कहा, आपको कैसे पता बहू रानी की ये एक्सीडेंट बॉस ने करवाया है? शिखा शिव को देखते हुए मुस्कुराई और बोली, बस गैस किया था मैंने। वैसे अच्छा किया आपने जो इसका एक्सीडेंट करवा दिया, वरना आज रात तो मैं इसकी जान लेने वाली थी। उसने जैसे ही कहा मोहिनी गुस्से से बोली, जुबान संभाल कर, इसकी जान लेने के बारे में सपने में भी मत सोचना तुम। शिखा उनकी बात सुन एविल स्माइल करते हुए बोली, जी जैसा आप कहे सासू माँ, वैसे आपको अपनी सौतन के बेटे से कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं है? फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोली, हाँ सौतन ने पाला है पर जन्म तो आपने ही दिया है न? उसने जैसे ही कहा राजेश मुंह खोले, कभी उसे तो कभी मोहिनी को देखने लगा, क्योंकि ये बात तो उस बेचारे को भी नहीं पता थी। वो शिव के पास जाकर बोले, बॉस ये बहू रानी क्या बोल रही है? छोटे बॉस। शिखा उन्हें बीच में रोकते हुए बोली, सही कह रही हूँ मैं, क्यों है न ससुर जी और सासू माँ? मोहिनी एक पल सोच में पड़ गई कि शिखा को ये बात कैसे पता चली, पर शिव के भाव नॉर्मल थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे शिखा को ये बात जानना कोई बड़ी बात न हो। मोहिनी बोली, तुम्हें कैसे पता? उसकी बात पर शिखा फिर से शिवम की पट्टी करते हुए बोली, आप इतने दिनों से मेरा और शिवम का पीछा कर रही है, कॉमन सी बात है। जो भी ससुर जी ने आपके साथ किया था, आप उसका बदला लेने के लिए या तो अब तक इसे या रिधिमा माँ की जान ले लेती, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और आपकी आंखें, एक माँ की ममता दिखती है आपकी आंखों में। उसकी बात सुन मोहिनी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। वो उसे देखते हुए बोली, शायद इसलिए शिव ने तुम्हें चुना है, तुम आंखों के साथ दिमाग पढ़ना भी अच्छे से जानती हो। शिखा ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और शिवम की पट्टी करने के बाद शिव को देखते हुए बोली, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं संभाल लेती इसे। शिव शिवम को देखते हुए बोले, जानता हूँ तुम संभाल लेती, पर फिलहाल तुम्हें ठीक रहने की जरूरत है, इसलिए ये जरूरी था। शिखा ने उनकी बात पर सिर हिलाया। वैसे ही रोहन और अवध ने डोर नॉक किया। शिखा ने कमिंग कहा तो दोनों अंदर आए और शिवम को देखते हुए बोले, सर ठीक है ना, आपने नर्स को बाहर भेज दिया और वो अभी तक वापस आई भी नहीं, आप कहे तो मैं भुला लाऊं? शिखा उन्हें मना करते हुए बोली, नहीं इसे ज्यादा चोट नहीं लगी है, जल्द ही होश आ जाएगा। दोनों उसकी बात पर सिर हिला दिए। दोनों जाने को हुए कि रोहन फिर से मुड़कर बोला, वैसे मैडम आप किसी से बात कर रही थी क्या? शिखा अपने हाथ कॉटन से साफ करते हुए बोली, हाँ आपके पापा से बात कर रही थी। उसने जैसे ही कहा राजेश ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। रोहन और अवध ने एक दूसरे को देखा। फिर रोहन बोला, मैम शायद आपको पता नहीं होगा, मेरे पापा की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी है। कहते हुए उसने सिर झुका लिया। शिखा बोली, हाँ मुझे पता है, वो अब भूत बन चुके हैं और मुझे भूत दिखाई देते हैं तो वो मुझे दिखते हैं। अभी यही है, वो अपने मुंह पर हाथ रखकर मुझे देख रहे हैं। आप कहें तो मैं आपकी कोई भी बात उन तक पहुंचा सकती हूँ। रोहन और अवध ने अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी से उसे देख और सुन रहे थे।
रोहन ने शिवम को देखा जिसके सिर पर पट्टी लगी थी। वो उसे देख धीरे से अवध से बोला, लगता है सर को चोट लगी है पर असर मैडम पर हुआ है। उसने कहा तो धीरे से था पर सबने उसकी बात सुन ली थी। शिखा बोली, वैसे आपने कभी अपने पापा से खुद का दान टेस्ट करवाया था? रोहन ने उसकी बात पर नमे सिर हिलाया और बोला, नहीं पर क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? शिखा बोली, क्योंकि आप उनके बेटे लगते नहीं हो। कहाँ वो इतने रंगीन मिजाज के थे और कहा आप। कहते हुए उसने ऊपर से नीचे तक अजीब नज़रों से उसे देखा। रोहन उसके ऐसे देखने से हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, हाँ वो थे कुछ कुछ वैसे पर मैं उन्हीं का बेटा हूँ। राजेश बोले, हाँ हाँ बहू रानी, ये मेरा ही कुपुत्र है। मेरी पत्नी बहुत रॉयल थी मेरे साथ, मैं पहला और आखिरी इंसान था उसकी जिंदगी में। शिखा ने इतना सुना कि वो उन्हें घूरते हुए बोली, सोचिए, और एक आप हो, मरने के बाद भी आपको चैन नहीं आया है। बहू ढूंढने की उम्र में अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो। राजेश ने जैसे ही सुना वो शर्म से पानी पानी हो गए। अब बेचारे की आदत थी जहां भी खूबसूरत औरत दिखती उनकी आंखें अपने आप उस पर टिक जाती, अब इसमें उसकी क्या ही गलती। उन्होंने शिव को देखा जो उसे ही घूर रहे थे, फिर उन्होंने मोहिनी को देखा जो अजीब नज़रों से उसे घूर रही थी। राजेश अजीब सा मुंह बनाते हुए जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गए। उन्हें शिखा के सामने शिव और मोहिनी से अपनी इज्जत का कचरा नहीं करवाना था। उनके जाने के बाद शिखा ने रोहन और अवध को देखा जो लगभग बेहोश होने के कगार पर थे। शिखा उनसे कुछ बोलने को हुई कि दोनों जल्दी से बोले, हम बाहर हैं मैडम, आपको कुछ चाहिए हो तो हमें बुला लीजिएगा। दोनों जल्दी से बाहर भाग गए। शिव और मोहिनी भी शिवम को देखकर वहां से चले गए। सबके जाने के बाद शिखा शिवम के पास एक चेयर लगाकर बैठ गई और उसके सिर को सहलाते हुए बोली, बस एक बार तुम्हें होश आ जाए, कसम से जिंदगी झंड न कर दिया मैंने तुमरा, तो मेरा नाम भी शिखा शर्मा नहीं। कहते हुए वो हल्के से मुस्कुराई। करीब 2 घंटे बाद शिखा अपने दूसरे पेशेंट को चेक करने गई थी और शिवम अपने वार्ड में था। रोहन और अवध एक पल को भी उसे अकेला नहीं छोड़े थे, दोनों सोफे पर बैठकर उसके होश आने का इंतजार कर रहे थे। घिरे घिरे शिवम को होश आने लगा और उसकी बंद आंखें हिलने लगी। दोनों ने उसे होश में आते देखा तो अवध जल्दी से शिखा को बुलाने चला गया। शिखा जब शिवम के वार्ड में आए तो शिवम ने उसे देखा, फिर रोहन से बोला, हम मुंबई में हैं तो ये यहाँ क्या कर रही है? अवध उसकी बात सुन रोहन को देखने लगा तो रोहन ने अपने कंधे उच्चका दिए और शिखा उसकी बात सुन मन ही मन मुस्कुराई और मन में बोली, क्या मेमोरी डिलीट किया है ससुर जी ने? कम से कम हमारी शादी तक का तो याद रहने देते, खैर इसमें और मजा आएगा मुझे। शिखा ने उसके इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और पास वाली चेयर पर आराम से बैठकर बोली, तो मेरे पति देव कहाँ से याददाश्त भूले हो आप? उसकी बात सुन शिवम ने रोहन को देखा तो रोहन जल्दी से बोला, ये आपकी वाइफ है, उत्तराखंड से आने से पहले आपने शादी की थी इनसे। शिवम ने जैसे ही सुना उसने जल्दी से सिर घुमाकर शिखा को बेयकीनी से देखा। उसके इस तरह देखने पर शिखा अपना चेहरा अपने हाथों से छिपाते हुए बोली, अरे अरे मेरे पति देव ऐसे न देखो मुझे, माय गॉड बहुत शर्म आती है मुझे। शिवम शिखा को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई पागल हो, उसे शिखा समझ नहीं आ रही थी। वही रोहन और अवध भी अपना मुंह खोले उसे देख रहे थे। सच में शिखा का कोई मुकाबला नहीं था, वो एक पल में कुछ तो दूसरे पल में कुछ और ही बन जाती थी। इसमें भी एक और झटका शिवम को तब लगा जब शिखा ने अपने हाथ अपने चेहरे से हटाकर सीरियस टोन में कहा, बातें बाद में, पहले ये बताओ आखिरी चीज तुम्हें क्या याद है? हमारी शादी भूल गए हो? इट्स ऑफ पर तुम्हें मैं याद हूँ राइट? शिवम अपना थूक निगल कर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, मैं कुछ काम से उत्तराखंड गया था, वहाँ मुझे चोट लगी थी, तब मेरा ट्रीटमेंट तुमने किया था, ओटी में हमारे बीच जो भी हुआ था मुझे सब याद है। फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल में कुछ गुंडे घुस आए थे तब उनसे तुमने ही फाइट की थी और इन्होंने आपको बेवकूफ़ इंसान कहा था। रोहन और अवध ने उसे याद दिलाते कहा। शिवम ने उन्हें घूर कर देखा तो दोनों ने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। शिखा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, ओटी में हमारे बीच वैसा कुछ नहीं हुआ था, और हाँ तब मैंने इसे बेवकूफ़ इंसान कहा था, पर अब नहीं कहती क्योंकि अब तो ये मेरे पति परमेश्वर बन चुके हैं। शिवम ने आंखें छोटी कर उसे घूर कर देखा। पता नहीं क्यों पर उसका दिल कह रहा था जैसे शिखा झूठ बोल रही हो और उसने कई बार उसके मुंह से अपने लिए बेवकूफ़ इंसान सुना हो। शिखा बोली, ठीक है और आगे बताओ। शिवम बोला, मैं उसके बाद सो गया था और जब उठा तो खुद को यहाँ देख रहा हूँ। शिखा ने उसकी बात सुन रोहन और अवध को देखा और कहा, आप दोनों को सब कुछ पता है न? हमारी शादी कैसे हुई, क्यों हुई, कब तक के लिए हुई, सब पता है न? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा बोली, ठीक है तब आप दोनों इन्हें सारी बातें बताओ, मैं आती हूँ फिर सब साथ में घर जाएंगे ओके। कहते हुए उसने शिवम को प्यार से देखा और वहां से चली गई।
शिवम बस उसे जाता देखता रह गया। उसके जाने के बाद उसने दोनों को इशारा किया तो दोनों ने शिवम को सब कुछ बताया कि उसकी शादी कैसे, क्यों और कब तक के लिए हुई है। शिवम सबकी बातें सुन शिखा के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर में सब बाहर आए और घर के लिए निकल गए। घर पर सबको पता चल चुका था कि शिवम का एक्सीडेंट हुआ है और वो कुछ दिनों की यादें भूल चुका है। प्रकाश को कुछ काम आ गया था जिस वजह से वो अपने घर लौट गया था और दुर्गा दवाइयों के असर के कारण सो चुकी थी। शिखा और शिवम अपने रूम में आए तो शिखा अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। शिवम सोफे पर बैठकर सब याद करने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन रात को सोने के बाद से वो ऐसे कैसे सब भूल गया। वो आंखें बंद किए बैठा था कि उसके डोर पर नॉक हुआ। उसने अंदर आने को कहा तो मनन, छाया, मीरा और रिधिमा अंदर आए। मनन जल्दी से उसके बगल में बैठकर बोला, भाई आप ठीक हो ना? मैं याद हूं ना आपको? शिवम उसकी बातों को इग्नोर कर छाया को देखकर बोला, ये कौन है? मनन ने जैसे ही सुना वो मुंह बनाकर सोफे से उठ गया और रिधिमा के पीछे छिपते हुए अपने मन में बोला, ओह गॉड, कितना हिम्मत जुटाकर मैंने भाई को सब बताया था, अब क्या फिर से सब कुछ बताना पड़ेगा मुझे? मीरा मुस्कुराते हुए बोली, भाई ये छाया भाभी है, मनन भाई की वाइफ। 2 दिन पहले ही ये इनसे शादी कर ले अपने साथ लेकर आए थे। मनन ने उसे घुर कर देखा जैसे कह रहा हो, चुप हो जा वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पर मीरा को मौका चाहिए था उसे पिटवाने का। इस तरह वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। शिवम ने रिद्धिमा को देखा जो थोड़ी परेशानी से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में शिवम की फिक्र झलक रही थी पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और शिखा अपने शॉर्ट और टी शर्ट में बाहर आई। उसे इन कपड़ों में देख मनन आंखें बड़ी कर उसे देखने लगा। शिवम ने जैसे ही उसे इन कपड़ों में देखा उसकी धड़कनें बढ़ गई। वो कुछ पल बिना पलक झपकाए उसे ही देखने लगा। शिखा सबके पास जाकर बोली, आप सब इससे मिलने आए हो? सबने हाँ में सिर हिलाया और मनन उसके सामने जाकर बोला, वाओ भाभी यू लुकिंग सो हो। कहते हुए उसकी नज़र शिवम पर गई जो उसे ही बुरी तरह से घूर रहा था। मनन अपनी बात सुधारते हुए बोला, मेरा मतलब, हम चलते हैं, आप लोग रेस्ट करो, गुड नाइट। उसने जल्दी से छाया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने रूम में ले गया। मीरा और रिद्धिमा भी वहां से चले गए। शिखा ने डोर क्लोज किया और अपना फोन उठाकर बालकनी में चली गई। शिवम ने उसे जाते हुए देखा, फिर अपना सिर झटककर वॉशरूम में चला गया। जब वो चेंज करके रूम में वापस आया तो देखा शिखा अपने फोन में देखते हुए बेड के पास जा रही थी। वो बेड पर बैठी तो शिवम बेड के पास जाकर अपना पिलो लेते हुए बोला, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सोने जा रहा हूँ। शिवम ने कहा तो शिखा ने सिर हिलाया और फोन टेबल पर रखकर ब्लैंकेट ओढ़ते हुए बोली, हमारे बीच 2 बार सेक्स हो चुका है तो अब ज्यादा शर्मना बंद करो और चुप से मेरे साथ बेड पर आकर सो जाओ। उसकी बात सुन शिवम के हाथ जो पिलो उठाने के लिए आगे बढ़े थे वो रुक गए। वो उसकी बात पर उसे बेयकीनी से देखने लगा। शिवम को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। वो बोला, क्या क्या कहा अभी तुमने? हमने 2 बार सेक्स किया है और अगर तुम चाहो तो मैं तीसरी बार भी तुम्हारे साथ सेक्स कर सकती हूँ। इनफैक्ट आई मस्ट से, हमें करना ही चाहिए। शायद सेक्स करने पर तुम्हें कुछ कुछ याद आ जाए, शिखा ने उसके करीब आकर कहा। वो बेड पर घुटनों के बल खड़ी थी जिस वजह से उसका और शिवम का चेहरा बिल्कुल एक दूसरे के करीब था। शिवम इधर उधर देखते हुए बोला, क्या कुछ भी बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है हमारे बीच, तुम झूठ बोलना बंद करो। शिखा को पता था कि वो कुछ ऐसा ही बोलेगा। उसने पहली मुलाकात में ही ये बात नोटिस की थी कि शिवम लड़कियों के करीब नहीं जाता और अब तो राजेश से उसे इसका कारण भी पता चल चुका था, इसलिए वो ऐसी बातें कर उसे परेशान कर रही थी। वो उसके और करीब होकर उसके गले में अपने बाहें डालकर सेड्यूसिंग वॉइस में बोली, अच्छा ठीक है मेरे पति देव, तुम जो कहो वही सच। ओके, पर तुम आज के मौसम को भी तो देखो कितना रोमांटिक है। मेरा ना ऐसे मौसम में कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ करने का दिल कर रहा है, चलो ना करते हैं। उसने इतना ही कहा था कि शिवम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। अब तो उसे शिखा बिल्कुल पागल लग रही थी। शिखा पलकें झपकाते हुए उसकी आंखों में देखने लगी तो शिवम की आंखें भी उसकी नीली आंखों में डूबने लगी। मनन का रूम। छाया रूम में आए तो वो चेंज करने के लिए कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी। वो कपड़े देख ही रही थी कि पीछे से मनन उसके करीब खड़ा होकर उसके कपड़े देखते हुए बोला, तुम भाभी जैसे कपड़े नहीं पहनती क्या? कुर्ती शूट के अलावा कुछ और भी ट्राई करो कभी। छाया उसकी बात सुन पीछे पलटते हुए बोली, नहीं मुझे छोटे कपड़े पसंद नहीं है। उसने पीछे पलट कर देखा कि मनन उसके बहुत करीब खड़ा है। मनन ने भी उसकी बात पर आंखें नीचे कर उसके चेहरे को देखा। छाया मनन के चीन तक आती थी, इसलिए दोनों का चेहरा एक दूसरे से बहुत करीब था। मनन ने उसकी आंखों में देखा तो छाया ने झट से अपनी पलकें झुका ली।
मनन ने कुछ पल उसे वैसे ही देखा, फिर उसके फोरहेड पर लाइट किस करके पीछा हो गया। उसके किस करने पर छाया की झुकी पलकें अपने आप उठ गई और वो मनन को देखने लगी। मनन हल्का मुस्कुराते हुए अपना फोन लेकर बोला, तुम चेंज कर लो, मैं अपने दोस्त को कॉल करने जा रहा हूँ। छाया ने बस हम्म कहा और जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। मनन भी बालकनी में चला गया। शिवम का कमरा। शिखा अपनी पलकें झपकाते हुए क्यूट सा फेस बनाकर शिवम की आंखों में देख रही थी। उसके इस तरह देखने से शिवम के दिल में हलचल सी होने लगी थी। उसकी आंखें अपनी आदत से मजबूर हमेशा की तरह उसके लाल होठों पर जाकर टिक चुकी थी। शिखा उसकी आंखें अपने होठों पर देख होले से मुस्कुराई और घिरे घिरे अपने होठ उसके होठों के करीब ले जाने लगी। शिवम भी चुंबक की तरह अपने होठों की तरफ खींचा जाने लगा। दोनों के होठ बस एक दूसरे को छूने ही वाले थे कि शिखा एकदम से दूर होकर बोली, नहीं, आज का प्लेन कैंसल करते हैं, तुम्हें चोट लगी है ना, इसलिए आराम करो, गुड नाइट। कहते हुए उसने ब्लैंकेट ओढ़ा और उसकी तरफ पीठ करके लेट गई। शिवम बस भूत बने अपनी जगह पर खड़ा ही रह गया। वो अपना मुंह खोले और आंखें झपकाते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अभी थोड़ी देर पहले उसे वो क्या गया था। वो अपना कंट्रोल इस तरह खो कैसे सकता है। उसने शिखा को देखा और अपना सिर झटककर उससे प्रॉपर दूरी बनाकर बेड पर लेट गया। इधर शिखा तकिए में अपना मुंह छिपाकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे शिवम पर बहुत हंसी आ रही थी। उसने सोच रखा था कि इन 6 महीनों में वो अपनी सारी कसर निकाल कर ही रहेगी। आखिर इतनी आसानी से ऐसे ही कैसे वो उसे छोड़ देती। हाँ, पहले उसे शिवम पर बहुत गुस्सा आया था, पर जब उसने शांत दिमाग से उसके बारे में सोचा और अब तक जितना उसके बारे में जाना था उसके बेसिस पर वो उस पर ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं पाई। शिखा समझ रही थी कि शिवम ने भी अपने बचपन में बहुत कुछ देखा और सहा है, इसलिए उसने उसे चोट पहुंचाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया था, पर वो उसे परेशान बहुत करने वाली थी। अगली सुबह शिवम की आंखें खुली तो उसे खुद पर भार महसूस हुआ। उसने सिर नीचे करके देखा तो उसका मुंह बन गया। शिखा किसी छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक कर सो रही थी, और यही नहीं, उसका एक पैर शिवम के दोनों पैरों के ऊपर था और एक हाथ उसके कमर पर था और उसका आधा शरीर भी शिवम के ऊपर ही था। शिवम ने उसे इस तरह सोता देखा तो वो उसे देखते हुए बोला, ये लड़की हर दिन ऐसे ही मेरे ऊपर चाहत कर सोती है क्या। उस दिन हॉस्पिटल में कितनी खतरनाक और मेच्योर दिख रही थी, पर अब इसकी हरकतें छोटे बच्चे की तरह हो गई है। बिल्कुल पागल लगती है अब मुझे ये। उसने जैसे ही कहा, शिखा ने अपना हाथ उसके कमर से उठाकर जोर से उसके सीने पर रखा, या यूं कहे कि जोर से मारा। उसके ऐसा करते ही शिवम के मुंह से आह निकल गई। वो अपना सीना सहराते हुए बोला, आह, इसका हाथ है कि लोहा, कितनी भारी है ये। तभी उसके कानों में एक खतरनाक आवाज आई, क्या कहा तुमने, मेरा हाथ भारी है और मेरी हरकतें छोटे बच्चे के जैसी है और मैं पागल हूँ। कहते हुए शिखा उठी और उसके ऊपर बैठकर उसे घूरने लगी। उसका ये रूप देखकर शिवम को उसका हॉस्पिटल में उन गुंडों को मारना याद आया। वो किसी लड़की से पीटना बिल्कुल नहीं चाहता था। वो जल्दी से उसे अपने ऊपर से उठाकर खुद खड़ा होकर बोला, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम ठीक से समझी नहीं। मैं ओह, तो मैं न समझ हूँ, यही कहना चाह रहे हो न तुम। शिखा ने फिर से गुस्से से कहा। शिवम जल्दी से नमे सिर हिलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं बीवी, तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो तो मैं बस। शिखा ने उसे हाथ दिखाकर आगे बोलने से रोक दिया और कहा, अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हारे बोलने न बोलने से क्या होता है, मैं दी शिखा शर्मा हूँ, तुम्हारे जज करने से मैं वैसी ही थोड़ी हो जाऊंगी। कहते हुए वो उठी और अपने बाल झटकते हुए वॉशरूम चली गई। एक बार फिर शिवम बेजुबान हो गया और बस उसे देखता रह गया। उसे अब अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो शिखा को जितना समझने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही उसमें उलझता जा रहा था। वो अपने सेंस में तब आया जब एक मेड ने डोर नॉक किया। शिवम ने जाकर डोर ओपन किया तो वो मेड बोली, आपको बड़ी मैडम अपने रूम में बुला रही है। शिवम ने सिर हिलाया और दुर्गा के रूम में चला गया। वो दुर्गा के रूम में आया तो उसकी नज़र दुर्गा के सिर पर और पैर पर लगी पट्टी पर गई। उसे देख वो उनके पास बैठकर बोला, बड़ी माँ, ये चोट कैसे और कब लगी आपको। दुर्गा को रिद्धिमा ने बता दिया था कि वो कुछ दिनों के याददाश्त खो चुका है। वो बोली, कल सीढ़ियों से गिर गई थी बेटा। और कहते हुए उन्होंने उसे सब कुछ बताया और ये भी बताया कि कैसे शिखा उनके बारे में जानकर तुरंत उनके पास चली आई थी और खुद से उनका चेकअप किया था। उनकी सारी बातें सुन शिवम के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। दुर्गा आगे बोली, तुम ठीक हो न बेटा। शिवम ने उनका हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, आपका आशीर्वाद से मुझे कभी कुछ हुआ है बड़ी माँ, जो अब होगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए और अपना ध्यान रखा करिए। दुर्गा हल्का मुस्कुराई, फिर चिता करते हुए बोली,
इन दिनों घर पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा। पहले प्रकाश का एक्सीडेंट हुआ और फिर मैं सीढ़ियों से गिर गई और अब तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो गया। इसलिए घर की सुख शांति के लिए मैंने कल पूजा रखवाई है। हमारे कुलगुरु कल खुद आएंगे, इसलिए आज तुम अपनी पत्नी को और छाया, मनन को साथ लेकर जाओ और शिखा के लिए गहरी लाल साड़ी और उसके जरूरत की चीजें खरीद लाओ। कल की पूजा तुम दोनों को और मनन, छाया को करनी है। तुम इस घर के बड़े बेटे को, इसलिए सारे रीति रिवाज तुम दोनों को ही निभाने हैं। शिवम का चेहरा प्रकाश का नाम सुन एक पल को सख्त हो गया था, पर फिर उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए और कहा, ठीक है बड़ी माँ, मैं आज सबके साथ चला जाऊंगा। दोनों ने कुछ देर बातें की, फिर शिवम अपने रूम में आ गया। शिवम अपने रूम में आया तो मिरर के पास खड़ी शिखा को देखा। शिखा गाना सुनते हुए अपने बालों में कंघी कर रही थी। शिवम उसे एक नज़र देख वॉशरूम चला गया और थोड़ी देर बाद नहाकर चेंज करके वापस आया तो देखा कि शिखा अब भी मिरर के सामने बैठी अपने बालों में कंघी कर रही है। शिवम उसके पीछे खड़ा होकर बोला, तुम इतनी देरी से अपने बालों को कंघी कर रही हो और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? शिखा मिरर में उसको घूरते हुए बोली, आंख के अंधे हो क्या? तुम उस टाइम में नहाकर बालों में कंघी कर रही थी और अभी रेडी होने के लिए बालों में कंघी कर रही हूँ। तुम मेरे लंबे खूबसूरत बालों से जलो मत। शिवम उसकी बात सुन जल्दी से बोला, मैं क्यों जलूंगा तुम्हारे बालों से? तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारे बाल लंबे और खूबसूरत है, ये तो नॉर्मल है, हर लड़की के बाल खूबसूरत होते हैं। शिखा आंखें छोटी करके बोली, तुम ऑफिस काम करने जाते हो या लड़कियों को देखने? तुम्हें कैसे पता हर लड़की के बाल खूबसूरत ही होते हैं? उसकी बात सुन शिवम एक बार फिर से चुप हो गया। अब इस पर बेचारा क्या ही बोल पाता, इसलिए वो सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, अब जल्दी रेडी हो जाओ। शिखा ने कुछ नहीं कहा और अपने बालों का बन बनाने लगी। शिवम भी अपने बाल ठीक कर रहा था, पर उसकी नज़र शिखा पर बनी हुई थी। शिखा ने पर्पल कलर का प्लेन फ्रॉक सूट पहन रखा था, जिसका नेक राउंड शेप में था, जो आगे और पीछे थोड़ा डिप था। शिखा ने फिलहाल दुपट्टा नहीं लिया था, जिससे उसका पेंडेंट दिख रहा था। शिवम ने उस पेंडेंट को देखा तो कहा, तुम्हारा ये पेंडेंट? शिखा बोली, ये तुमने ही दिया था कुछ दिन पहले, जब तुम्हारे फ्रेंड की पार्टी में जाना था तब दिया था तुमने। उसकी बात सुन शिवम ने फिर से उसे देखा और उस पेंडेंट में एसबी देख उसके चेहरे पर अनजाने में हल्की स्माइल आ गई। उसे खुशी हो रही थी कि शिखा ने अब तक उसका दिया पेंडेंट पहन रखा है, पर उसने जल्द ही अपनी खुशी शिखा से छिपा ली। शिखा अपना बन बनाकर उठी और अपना दुपट्टे को लेते हुए बोली, चलो मैं रेडी हूँ, तुम हुए रेडी? कहते हुए उसने एक बार उसे देखा और रूम से बाहर निकलने लगी। शिवम उसके पीछे आते हुए बोला, तुम अपने बालों को खोल लो। शिखा चलते हुए बोली, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? शिवम ने एक झटके में उसका बन खोलते हुए बोला, है प्रॉब्लम कुछ? मुझे जो कहता हूँ तुम सुनती क्यों नहीं हो? कहते हुए वो आगे बढ़ गया। शिखा भी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए अपने बाल हाथों से ही ठीक करते हुए उसके पीछे चली गई। दरअसल शिखा की गौरी पीठ उसके डिप नेक से काफी रिव्यू हो रही थी, जिसे देख शिवम को प्रॉब्लम हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि कोई और उसे इस तरह से देखे। दोनों नीचे आए तो छाया और मनन उन्हें नीचे वेट करते हुए मिले। रिद्धिमा ने एक लिस्ट शिखा को दिया, जिसे लेकर सब मॉल के लिए निकल गए। शिवम ड्राइविंग सीट पर और शिखा उसके बगल में बैठी और छाया मनन पीछे वाली सीट पर बैठ गए। मनन और शिखा रास्ते भर खूब बातें कर रहे थे, जिसे सुन छाया को बहुत हंसी आ रही थी, पर शिवम का चेहरा देखने लायक हो चुका था। उसे शिखा का मनन के साथ फ्रेंडली होकर बातें करना और उसके साथ हंसना जला रहा था। करीब आधे घंटे बाद चारों उसी मॉल में आए जहां पिछली बार शिवम शिखा को लेकर आया था। चारों अंदर गए और शिखा और छाया ने मिलकर रिद्धिमा की दी हुई लिस्ट की सारी चीजें खरीद ली। सारे सामान खरीदने के बाद मनन बोला, भाभी मैं और छाया कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप भी भाई के साथ कुछ खरीद लीजिए, ओके? शिखा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो मनन छाया का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ चला गया। शिवम उनके जाने के बाद बोला, हमारी शॉपिंग तो हो गई है, इसलिए चलो हम कार में उनका वेट करते हैं। उसकी बात सुन शिखा को वो दिन याद आया जब शिवम जबरदस्ती उसे शॉपिंग करने को बोल रहा था, और आज देखो वही बंदा इतनी जल्दी जाने को कह रहा है। शिखा अपने हाथ बांधकर दूसरी तरफ जाते हुए बोली, मेरी शॉपिंग नहीं हुई है, अभी मुझे कुछ सामान खरीदने हैं। शिवम ने उसकी बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और उसके साथ साथ चलने लगा। शिख वहां गई जहां बहुत अलग अलग तरह के शॉर्ट, क्रॉप टॉप और शॉर्ट ड्रेस थे, जिसमें से पहनने वाले की बॉडी बहुत ज्यादा रिव्यू हुआ करती थी। शिखा ने उसमें से एक ब्लैक कलर की ड्रेस उठाई जो बहुत सेक्सी थी, उसमें नेट से वर्क किया हुआ था जो उसे एट्रैक्टिव लुक दे रहा था। शिवम ने जब वो ड्रेस शिखा के हाथों में देखी तो वो जल्दी से उसके हाथों से वो ड्रेस लेकर वापस उसकी जगह पर रखते हुए बोला, ऐसी ड्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कोई ढंग की ड्रेस लो।
उसकी बात सुन शिखा के चेहरे पर न दिखने वाली डेविल स्माइल आ गई। वो वापस वो ड्रेस लेते हुए बोली, पर मैं ऐसे ही कपड़े पहना करती हूँ, तुम मेरे 6 महीने के पति मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकते। शिवम फिर से उस ड्रेस को रखते हुए बोला, मैं पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, पर तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हो। शिखा भी फिर से वो कपड़े लेकर बोली, पर मैं पहनना चाहती हूँ, मुझे यही चाहिए। उसकी जिद सुन शिवम उसे बुरी तरह से घूरने लगा। शिवम उसे घूरते हुए जाने लगा तो शिखा उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ खींचते हुए बोली, कहाँ चले तुम? तुम्हारी 6 महीने की बीवी शॉपिंग कर रही है और तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हो। शिखा के खींचने से वो उसके करीब आ गया था। उसकी नज़र शिखा के आंखों से होते हुए एक दफा फिर उसके होठों पर थम गई थी। वो अपनी प्यासी नज़रों से उसके रेड होठों को देखने लगा था। शिखा ने इस बार उस पर ध्यान नहीं दिया और वो अपनी सिलेक्ट की हुई ड्रेस पास खड़ी सर्स गर्ल को देखकर और कपड़े देखने लगी। शिवम ने एक बार अपने हाथ को देखा जिसे शिखा ने पकड़ रखा था, फिर उसने अपने दिल में ख्यालों को झटक कर शिखा को देखने लगा। शिखा ने 10 मिनट में 10 कपड़े सिलेक्ट कर लिए थे और सब के सब एक से बढ़कर एक सेक्सी ड्रेस थे। कुछ सूट, गाउन, जीन्स, टॉप, साड़ी और कई तरह के कपड़े खरीदे। उसके बाद वो सैंडल के सेंटर पर गई और 11 जोड़ी हिल्स और शूज खरीदे। उसने मेकअप, बैग्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ खरीदा। उसकी खरीदारी देख ऐसा लग रहा था मानो इन सब चीज़ों की अब अकाल पड़ने वाली हो, इसलिए वो एक ही बार में खरीद कर स्टोर कर ले रही हो। शिवम बस उसके साथ साथ उसकी खरीदारी और उसके चेहरे पर आए नूर को देख रहा था। शिखा का चेहरा देख उसे यकीन हो गया कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा खुशी शॉपिंग करने में ही आती है, ये उनका फेवरेट काम होता है। पर उसका चेहरा देख शिवम के फेस पर भी एक दिलकश मुस्कान आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए बस उसे ही देख रहा था। शिखा थोड़ी और आगे गई तो उसे ज्वेलर्स सेंटर दिखा। वो उसके अंदर गई और डायमंड रिंग देखने लगी। वहाँ बहुत सारे छोटे, बड़े और खूबसूरत रिंग थे। शिखा को जो भी रिंग पसंद आ रही थी वो उसे ट्राई करती और सब अपने साथ खड़ी सर्स गर्ल को दे देती। तभी उसकी नज़रें एक रिंग पर गई जिसमें एक बड़ा वाइट डायमंड लगा हुआ था। वो उसे उठाकर अपने हाथ में पहनते हुए बोली, ये अच्छा लग रहा है ना, मुझे ये भी चाहिए, उसने शिवम को दिखाते हुए कहा। शिवम अजीब सा मुंह बनाकर बोला, तुम्हें ये एंटियो वाली रिंग पसंद है? शिखा उस रिंग देखते हुए बोली, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं दूसरा ले लेती हूँ। ये वाली कैसी लगी तुम्हें? उसने एक छोटा वाइट डायमंड की रिंग उसे दिखाते हुए कहा। शिवम ने उस रिंग को देखा तो उसे भी वो रिंग बहुत पसंद आई। उस रिंग का डायमंड हॉट शेप में थी, जिस पर बहुत बारीकी से कट किए हुए थे, जिस वजह से वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। शिवम को भी वो रिंग पसंद आए, पर उसके कुछ बोलने से पहले उसकी नज़र उसकी प्राइस पर गई, जिसे देखते ही वो शॉक्ड होकर बोला, 25 करोड़? इतने छोटे से रिंग की कीमत 15 करोड़ है। वापस रखो इसे, मैं दूसरा देखता हूँ तुम्हारे लिए। शिखा उसकी बात पर मुंह बनाकर बोली, इतना भी महंगा नहीं है, देखो ठीक से और ठीक पढ़ो तुम, इस पर लिखा है 25 करोड़ ओनली। और तुम तो दी शिवम भत्रा हो, अपनी बीवी को इतना छोटा सा रिंग भी खरीद कर नहीं दे सकते हो क्या? शिवम उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोला, वही तो बात है ना बीवी, मैं शिवम भत्रा हूँ, शिवम अंबानी नहीं जो इतनी महंगी चीज़ तुम्हें खरीद कर दूँ, और तुमने इतने सारे रिंग तो खरीद लिए हैं ना, तो अब और क्यों चाहिए? उसकी बात पर शिखा छोटे बच्चे की तरह फेस बनाकर बोली, प्लीज़ खरीद दो ना हबी, प्लीज़, अपनी एक लौती बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो तुम? उसने बहुत प्यार से कहा था, इतने प्यार से कहा था कि कोई मुर्दा भी उसकी बात सुन जिंदा होकर उसे वो रिंग खरीद कर दे देता, पर यहाँ तो उसके सामने शिवम भत्रा था। हाँ, थोड़ी देर के लिए उस पर भी शिखा का जादू चला था, पर शिवम को चुना लगाना इतना भी आसान कहा था। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोला, देखो बीवी, तुम जितना भी अपनी जुबान पर चाशनी खोलकर बोल लो, पर मैं तुम्हें ये नहीं खरीद कर देने वाला हूँ। शिखा उसके साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो वहीं बैठते हुए बोली, नहीं, पर मुझे यही चाहिए, तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मैं जानती हूँ। शिखा वही नीचे फर्श पर आलथी पलथी करके बैठ गई थी। शिवम ने उसे देखा, फिर आसपास खड़े लोगों को देखा जो मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे। शिवम को बहुत एम्ब्रेलेस फील हो रहा था। वो शिखा को उठाते हुए बोला, उठ जाओ बीवी, क्यों मेरी इज्जत का कचरा कर रही हो? उसकी बात सुन शिखा हंसते हुए बोली, क्या बात है, तुम तो मेरी भाषा बोल रहे हो, इज्जत का कचरा, पर मैं नहीं उठने वाली हब्बी, मुझे खरीद कर दो, मतलब खरीद कर दो, मैं कुछ नहीं जानती। कहते हुए उसने रोनी सूरत बना ली। शिवम ने जब देखा कि शिखा मान नहीं रही है तो उसने एक बार उस रिंग को देखा, फिर शिखा को तुरंत गोद में उठाकर वहां से निकल गया। उसने ये सब इतनी जल्दी से किया कि शिखा को कुछ समझ ही नहीं आया, और जब तक वो समझी तब तक उसने खुद को प्राइवेट रूम में जाते हुए पाया जहां पिछली बार वो शिवम के साथ गई थी।
उस प्राइवेट रूम में मैनेजर उनका वेट कर रहा था। उसने जब शिवम को शिखा को गोद में उठाए अंदर आते हुए देखा तो वो और उसके साथ खड़ी दो सल्स गर्ल आंखें बड़ी बड़ी कर उन्हें देखने लगी। शिवम अंदर आते हुए उन्हें बाहर जाने का इशारा किया तो वो सब जल्दी से बाहर भाग गए। शिवम ने उसे वहां रखे सोफे पर जैसे ही बैठाया, शिखा गुस्से से उबलते हुए बोली, तुम बेवकूफ और कंजूस और बेकार इंसान, इतना पैसा क्या अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे? वो रिंग खरीद देते तो कौन सा तुम सड़क पर आ जाते। हाँ। शिवम उसकी बातें सुन आंखें बड़ी कर हैरानी से उसे देखने लगा। आखिर इस लड़की ने इतना सारा सामान खरीदा था जिसके पैसे शिवम ही देने वाला था, और बस एक रिंग नहीं खरीद दी तो वो बेवकूफ, कंजूस और बेकार इंसान हो गया। मनन छाया को अपने साथ लड़कियों के टॉप, टी शर्ट, शॉर्ट्स के सेंटर में लेकर आया था। मनन एक टी शर्ट उठाकर छाया के ऊपर लगाते हुए बोला, ये तुम पर अच्छा लगेगा, तुम्हें कैसा लगा ये? छाया ने उस टी शर्ट को देखा जो व्हाइट कलर की फ्री साइज टी शर्ट थी। उस पर एक येलो कलर में फनी इमोजी बनी हुई थी जिसकी लेंथ छाया के घुटनों के थोड़े ऊपर तक ही आती। छाया ने उस टी शर्ट को देखा, फिर मनन को देखते हुए बोली, मेरे पास कपड़े हैं, मुझे कुछ नहीं खरीदना है। मनन को याद था कि छाया ने उसे बताया था कि वो ऐसे कपड़े नहीं पहना करती है, पर फिर भी उसे उसके लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े खरीदने दे। वो बोला, झूठ मत बोलो, तुम दिल्ली से जल्दी जल्दी आने में तुम ज्यादा कपड़े साथ नहीं लाई थी। फिर उसके पास खड़े होकर प्यार से बोला, छाया तुम अब मेरी वाइफ हो, तुम्हारी जरूरत का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। ये सच है कि मैंने ये शादी उस गलती को ठीक करने के लिए की है, पर यह भी सच है कि मैं ये शादी पूरे दिल से निभाना चाहता हूँ और इसके लिए तुम्हारा कोऑपरेट करना भी तो जरूरी है ना। छाया उसे देख रही थी। मनन ने एक और कदम आगे बढ़ाया तो वो पीछे होने लगी, जिस वजह से उसका पैर कपड़ों के स्टैंड से टकराया और वो गिरने को हुई। मनन ने उसे गिरते देखा तो उसने झट से उसे उसके कमर से पकड़ लिया। छाया ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जब उसे गिरने का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल कर देखा। मनन बस उसे ही देख रहा था। छाया ने चश्मे के पीछे से उसे देखा और अपनी पलकें झुका ली। मनन ने उसकी इस अदा पर हल्का मुस्कुराया, फिर उसे ठीक से खड़ा करके बोला, तुम ठीक हो न? छाया ने हाँ में सिर हिलाया तो मनन बोला, ओके तो चलो, मैं जो भी खरीदूं तुम बस उसे ट्राई करना। छाया के हाँ न बोलने से पहले मनन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा आगे ले गया। मनन ने उसके लिए कई तरह के अलग अलग कपड़े खरीदे। उसने उसकी जरूरत के सारे चीजों को खरीद लिया था। छाया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मनन को लड़कियों के बारे में इतना कुछ पता है। वो खुद को उससे सवाल करने से रोक नहीं पाई और बोली, आपको इतना सब कैसे पता? मनन एक ड्रेस देखते हुए बोला, हाँ क्योंकि मेरी कुछ लड़कियां भी फ्रेंड है और मेरे फ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ड्रेस खरीदते थे, तब मैं भी उनके साथ रहता था, तो बस सीख गया सब। तुम्हें और कुछ चाहिए? मनन ने कहा तो छाया ने न में सिर हिला दिया। मनन उसे सिर हिलाते देख अपने मन में बोला, बेटा मनन तेरी बीवी कुछ ज्यादा ही शाय नेचर की है, हर बार सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया करती है। इसे खुद से प्यार करवाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है तो चलो अब कुछ खाने चलते हैं, मैं भाई और भाभी को भी कॉल करके बुला लेता हूँ। छाया ने फिर से सिर हिलाते हुए हाँ कहा तो दोनों वहां से बाहर निकलने लगे और मनन अपना फोन निकालकर शिवम को कॉल करने लगा। इधर शिवम और शिखा का एक अलग ही सीन चल रहा था। शिखा अब लड़कों के कपड़ों के सेंटर में थी और उसके साथ शिवम बस स्टैचू बने खड़ा था। शिखा को प्राइवेट रूम में बैठा नहीं गया, इसलिए वो शिवम को खींचते हुए लड़कों के सेंटर में ले आई थी और उसके लिए शॉपिंग कर रही थी। हालांकि उसने अब तक 50 से भी ज्यादा शर्ट शिवम के ऊपर लगाकर देख लिया था, पर उसे एक भी पसंद नहीं आ रहा था। शिवम अब इरिटेट होकर बोला, तुम्हें मेरे लिए शर्ट खरीदना भी है या नहीं, या सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रही हो? शिखा एक और शर्ट उसके ऊपर लगाते हुए बोली, खरीदना है तभी तो आई हूँ, पर क्या करूँ, ये सारे शर्ट बहुत मस्त है पर तुम्हारे ऊपर एक भी शर्ट में अच्छा नहीं लग रहा। शिवम उसकी बात सुन उसके हाथ से शर्ट को छीनकर उसे वापस उसकी जगह पर रखते हुए बोला, एक रिंग नहीं खरीद दिया मैंने तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे पास मेरी बेइज्जती करने का लाइसेंस आ गया है। टाइम पास करना बंद करो और चलो यहाँ से। शिखा उसकी बात पर उसके करीब जाते हुए बोली, अच्छा ठीक है हब्बी, अब गुस्सा मत करो ना तुम। यू नो वॉट, तुम गुस्से में और ज्यादा हॉट लगते हो और तुम्हें इस तरह देख मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। दिल करता है बस तुम्हें देखती रहूं और बस देखती रहूं। उसने आंखों में शरारत लिए कहा। शिवम अपना थूक निगलते हुए उसे देखने लगा। शिखा उसे ऊपर से नीचे तक प्यार भरी नजरों से देख रही थी, जिससे शिवम अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ तो वो अपने सेंस में आया और जल्दी से पलट कर खड़ा हो गया। शिखा को उसे देख बहुत हंसी आ रही थी, वो अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगी। शिवम ने कॉल रिसीव किया, फिर कट करके कहा,
चलो, मनन और छाया हमें लंच के लिए बुला रहे हैं। शिखा ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा तो उसे देख शिवम अपने दिल को काबू करते हुए आगे बढ़ गया। शिखा भी उसके साथ जाने लगी तो शिवम अचानक से रुकते हुए बोला, तुम जाओ, लास्ट फ्लोर पर वो दोनों है, मुझे अपने लिए कुछ लेना है, मैं लेकर आता हूँ। शिखा बोली, क्यों, मैं भी रहती हूँ न तुम्हारे साथ, मैं चूज करूंगी कौन सा करल डिजाइनर लेना है, वैसे तुम्हें लेना क्या है। शिवम शांत भाव से बोला, जैसे लड़कियां हर चीज लड़कों के साथ नहीं ले सकती वैसे ही हम लड़के भी कुछ चीजें लड़कियों के साथ नहीं ले सकते। शिखा उसकी बात का मतलब समझते हुए शरारती मुस्कान लिए बोली, हाँ पर हम लड़का लड़की थोड़ी है, हम तो हस्बैंड वाइफ है और अब तो हमारे बीच शर्माने जैसी कोई बात रही ही नहीं है, तुम भूल गए हो, पर मुझे याद है हमारे बीच दो बार से। शिवम उसका मुंह बंद करते हुए बोला, कभी तो सोच समझ कर बोला करो, बीवी बना कम से कम जगह ही देख लो। उसने आसपास के लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर उसे छोड़कर बोला, अब तुम जाओ, मैं आता हूँ। शिखा ने एक बार फिर उसे देखा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शिवम ने चैन की सांस ली और उस सेंटर से बाहर निकल गया। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.